ओम ओम। जी, सॉरी फॉर। शुभारंभ ओम करें। सर। शुभारंभ करें। नमस्कार। मैं भगवान दास, दिल्ली कोऑर्डिनेटर, ऋषिकुल योग पीठ की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूँ। आज का वेबिनार प्रारंभ करने से पूर्व आइए ईश्वर की वंदना करें। कमर गर्दन सीधा करें, कोमलता से आंखें बंद करें, गहरा लंबा सांस लें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम। दोनों हथेलियों का दर्शन करें, कोमलता से चेहरे पर स्पर्श करें, रिलैक्स। आज का वेबिनार हमारे बीच डॉक्टर पारुल पटेल जी उपस्थित हो चुकी हैं। मैं हमारे अध्यक्ष DN शुक्ला जी से अनुरोध करूंगा कि वे आमंत्रित करें और वेबिनार प्रारंभ करने की अनुमति दें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर भगवान दास जी। आज 12 अप्रैल 2022 बहुत सौभाग्य का दिन है हमारे ऋषिकुल योग पीठ परिवार के लिए, समाज के लिए। आज राष्ट्रीय वेबिनार 365 दिवसीय 198वां महासत्र है, लगातार आयोजित किया जा रहा है ऋषिकुल योग पीठ के द्वारा। उसमें आज मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हुई हैं पुनः डॉक्टर पारुल पटेल जी, सूरत गुजरात से। आज का मुख्य विषय फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसा कि पूर्व में अभी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर चर्चा हुई, बहुत अच्छी जानकारी मिली। इसी प्रकार आज इस टॉपिक पर भी बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है। मेरा उन लोगों से अनुरोध है जो लोग हमारे लगातार फेसबुक लाइव चैनल माध्यम से जुड़े हैं, यूट्यूब चैनल माध्यम से जुड़े हैं, वो सभी ध्यानपूर्वक ध्यानार्जन करें ताकि वो इसके लिए लाभ ले सकें। अब मैं आज के इस प्रोग्राम को प्रारंभ करने से पूर्व आमंत्रित करूँगा अनुपम कुमार जी को, बिहार स्टेट कोऑर्डिनेटर ऋषिकुल योग पीठ। आए डॉक्टर पारुल पटेल जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें और आज के कार्यक्रम को प्रारंभ करें। धन्यवाद सर। सभी को हमारा प्रणाम। मेरा नाम अनुपम कुमार, ऋषिकुल योग पीठ कोऑर्डिनेटर हूँ और आज के सत्र में पारुल मैडम का स्वागत करता हूँ। तो चलते हैं पारुल मैडम के पास और आज के टॉपिक के बारे में जानेंगे। मैडम, आपका स्वागत है। हरिओम सभी को। ऋषिकुल योग पीठ की तरफ से मैं सबको धन्यवाद देती हूँ। भगवान दास जी, देवनाथ जी, अनुपम जी, आपकी मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे इस मंच पर आमंत्रित किया। और लगातार ये मेरा एक वेबिनार है जो मैं एनाटॉमी पर ले रही हूँ। और मेरा नाम डॉक्टर पारुल पटेल है। मैं सूरत गुजरात से हूँ। मैंने BAMS किया है विद गोल्ड मेडल फ्रॉम गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जामनगर से। और मैं एक सर्टिफाइड योगा टीचर एंड इवैल्यूएटर हूँ फ्रॉम IYA विद 88% ऑफ मार्क्स। आज हम बात करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो पिछले हमने वेबिनार में देखा था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है और उसमें कौन कौन से अंग होते हैं और उसमें मेन अंग क्या होता है और वो कैसे कार्य करता है, उसके बारे में हमने थोड़ी जानकारी ली। आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में जानकारी लेंगे। तो जैसे नाम है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि फीमेल प्रजनन तंत्र, तो इसमें कुछ वर्ड्स अलग अलग होते हैं जो हमें कई बार समझ में नहीं आते। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें कई बार समझ में नहीं आता कि ये गायनिक है या ऑब्स्टेट्रिक है, या इस तरह के कुछ एब्रीविएशंस होते हैं जो डॉक्टर रिलेटेड होते हैं जो हमें पता नहीं होता है।
तो मैं स्टार्ट आपको वहीं से करती हूँ आज। तो थोड़ा हमें सोशली भी उसका जनरल नॉलेज हो जाए कि जब हम किसी लेडी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो उसको वो क्या पढ़ी हुई है, उसका क्या डिग्री है और कौन सी डिजीज़ के लिए हमें कौन से डॉक्टर को उसके पास हमें जाना होता है। तो सबसे पहले आता है कि गायनेक, जैसे हम बोलते हैं गायनेक, तो गायनेक का क्या मतलब होता है, यानी कि गायनेक एक ऐसा डॉक्टर होता है, वो मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। तो उसने क्या पढ़ा हुआ होता है कि वो आपके जो फीमेल प्रॉब्लम्स होते हैं, फीमेल रिलेटेड प्रॉब्लम्स, यानी कि जो अनमैरिड गर्ल्स होती है या मैरिड गर्ल्स हो लेकिन उनको जिनको फीमेल प्रॉब्लम्स हो, यानी कि प्रेगनेंसी रिलेटेड नहीं, सिर्फ फीमेल प्रॉब्लम्स होते हैं, उन्हें हम गायनेक बोलते हैं। दूसरा आता है ऑब्स्टेट्रिक। तो ऑब्स्टेट्रिक में क्या होता है कि जो प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं उनके बारे में वो प्रॉब्लम्स वो हमारे सॉल्व करते हैं। और कुछ डॉक्टर्स होते हैं वो गायनेक ऑब्स्टेट्रिक ऐसे भी बोलते हैं, यानी कि वो दोनों को जानकारी होती है जिसके बारे में। दूसरा आता है एक मिडवाइफरी। मिडवाइफरी जो होता है वो एक गायनेक रिलेटेड सब्जेक्ट है, लेकिन उसके अंदर डॉक्टर्स नहीं होते, वो ट्रेन्ड नर्सेज होती है जो नॉर्मल डिलीवरी करवाने के लिए सक्षम होती है, उन्हें हम मिडवाइफरी बोलते हैं, वो एक कोर्स होता है। और उसके बाद जैसे कि हमने फीमेल में जो गायनेक ऑब्स्टेट्रिक होता है, वैसे मेल का जो देखता है उसे हम एंड्रोलॉजी बोलते हैं। अभी मेनली दो पार्ट्स होते हैं, तो एक इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं और दूसरा होता है एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स। जैसे कि मैंने आपको बताया पिछली बार के मेल जो होता है उसके अंदर पूरा सिस्टम बाहर होता है, क्योंकि उसमें शुक्राणु बनते हैं और उसको टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर से 3 डिग्री या 4 डिग्री कम टेम्परेचर चाहिए, इसलिए वो पूरा सिस्टम बाहर होता है, शरीर से बाहर होता है। यहाँ पर उसका उल्टा होता है, यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर एग बनाना होता है तो वो बॉडी के अंदर ही होता है, उसमें टेम्परेचर का कुछ इतना इम्पोर्टेंस नहीं होता है। तो वहां पर ये पूरा सिस्टम जो है उसका लोकेशन कहाँ पर होता है, तो यहाँ मेल से वो डिफर करता है, पूरा का पूरा सिस्टम है वो बॉडी के अंदर होता है, वो बाहर रिफ्लेक्ट नहीं होता है। और बाहर जो दिखता है वो सिर्फ उसका जो एक्सटर्नल वेजाइनल जो एरिया होता है वो ही दिखता है वहां पर, उसे हम वल्वा बोलते हैं। वल्वा के अंदर क्या होता है कि लेबियालिस होते हैं राइट साइड और लेफ्ट साइड पर 2, और क्लिटोरिस होता है। अभी मैं आपको सिंपल बताती हूँ, और वो पूरा जो पार्ट होता है उसको हम वेस्टिब्यूल बोलते हैं। वेस्टिब्यूल में 4 ओपनिंग्स होते हैं, इसमें इतना ही समझना है क्योंकि वो पूरा स्ट्रक्चर जो होता है बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। तो हमें इतना ही समझना है कि जो लेबियालिस होते हैं 2, वो मिलके जो पूरा सिस्टम होता है उसको हम वल्वा बोलते हैं, और उसके अंदर 4 ओपनिंग्स होते हैं। तो सबसे ऊपर का जो ओपनिंग होता है वो यूरेथ्रा का ओपनिंग होता है, यूरेथ्रा यानी कि मूत्राशय का ओपनिंग होता है। दूसरा ओपनिंग होता है वो वजाइना का होता है, यानी कि गर्भाशय का ओपनिंग होता है वो। और दूसरे 2 ओपनिंग्स होते हैं वो जो ग्लैंड्स होते हैं उसके ओपनिंग्स होते हैं। तो एक ग्लैंड उसका होता है उसे हम बार्थोलिन ग्लैंड बोलते हैं, और दूसरा वाला है पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड बोलते हैं। तो ये जो ग्लैंड है वो सिक्रीशंस करते हैं, जिसकी वजह से वो एरिया में कोई जीव जंतु नहीं आ सके, या वहां पर उसका प्रोटेक्शन हो, और वो लुब्रिकेशन का काम करता है वहां पर, यानी कि वो एरिया ज्यादा ड्राई नहीं हो जाए, और उसकी जो पीएच वैल्यू है वो मेंटेन होता है। ये 2 जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं उसके। अभी हम ये एक्सटर्नल हो गया, ये खत्म हो गया। अभी हम बात करेंगे इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स। तो इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स जो होते हैं उसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो फर्स्ट आता है वो मैं आपको बताती हूँ, उसे सर्विक्स बोलते हैं। सर्विक्स यानी कि मुख का भाग। मुख का भाग जो होता है वो इस तरह से राउंड होता है थोड़ा सा, और उसे हम सर्विक्स बोलते हैं, या तो हम मुख का भाग बोलते हैं। उसके बाद ऊपर आता है वजाइना। वजाइना जो होता है उसे हम योनि बोलते हैं। और योनि से थोड़ा ऊपर जाएंगे हम तो पूरा यूट्रस आएगा। यूट्रस यानी कि जो गर्भाशय, जैसे नाम बताता है कि गर्भाशय यानी कि जिसके अंदर गर्भ उत्पन्न होता है, गर्भ बढ़ता है उसके अंदर आशय, गर्भ का आशय, गर्भ रहने का स्थान। तो गर्भ रहने का जो स्थान होता है उसे गर्भाशय बोलते हैं, उसे यूट्रस कहते हैं। और उसके बाद यूट्रस के बाद दोनों साइड पर नलिकाएं होती है, उसे हम फैलोपियन ट्यूब्स बोलते हैं। वो फैलोपियन ट्यूब्स 2 होती है, गर्भाशय एक ही होता है
और साइड में दो उसकी जो नलिकाएं होती है उसे हम फैलोपियन ट्यूब्स बोलते हैं। फैलोपियन ट्यूब जैसे बताया वैसे दो होती है, और उसके साइड में वहां पर ओवरी होती है। ओवरी भी दो होती है, जैसे हमने मेल में देखा कि टेस्टिस होते हैं वहां पर, तो यहाँ पर ओवरीज होती है। ओवरीज यानी कि जो एक मेन ऑर्गन होता है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन ऑर्गन जो होता है वो ओवरी होता है। वो दो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। अभी हम देखते हैं कि सबसे जो नीचे वाला पार्ट है सर्विक्स, तो सर्विक्स क्या काम करता है? तो सर्विक्स जो है वो वेजाइना को यूट्रस के साथ जोड़ता है, यानी कि उसको नेक ऑफ यूट्रस भी बोलते हैं। और जब डिलीवरी होती है तो डिलीवरी के टाइम पे सबसे ज्यादा जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो सर्विक्स का होता है, यानी कि सर्विक्स का जो ओपनिंग है वो 8 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर तक वो खुल जाता है, और जो हेड का पार्ट होता है बच्चे का, जो हेड का सर्कमफ्रेंस होता है वो आराम से वहां से निकल जाता है। तो सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो सर्विक्स का होता है, यानी कि नेक ऑफ यूट्रस। इसके बाद आता है वेजाइना। वेजाइना उसके ऊपर का पार्ट होता है। तो वेजाइना क्या काम करता है कि वेजाइना जो है वो जो वल्वा होता है, वल्वा को सर्विक्स से जोड़ता है। या और इसमें क्या होता है कि पीएच मेंटेन होता है, यानी कि उसका जो फ्लोरा होता है अंदर का, उसमें बैक्टीरिया होते हैं, तो वो पीएच को मेंटेन करता है। उसका पीएच होता है 4 के आसपास होता है वो, और उसे 4 इसलिए हम उसे एसिडिक बोलेंगे। तो यहाँ पर कभी कभी इन्फेक्शन हो जाता है तो उसे हम वेजिनाइटिस बोलते हैं, और वेजिनाइटिस में कुछ मेडिसिन लेनी होती है, कभी कभी जलन होती है, कभी कभी इचिंग होती है, तो उसके रिलेटेड फिर मेडिसिन देते हैं तो वो क्लियर हो जाता है। और फिर लैक्टोबैसिलाइज होते हैं, लैक्टिक एसिड होता है वहाँ पर, तो इस तरह से वहाँ उसका वो फ्लोरा मेंटेन होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि यूट्रस। तो यूट्रस का क्या काम होता है? यूट्रस जो होता है वो गर्भाशय जैसे हम बोलते हैं, तो हम सिंपल भाषा में अगर समझेंगे तो यूट्रस हम किसे बोलेंगे? तो ये हमारा ठिकाना है, यानी कि हम जब इस पृथ्वी पर आए तो हम सभी अपनी माँ के गर्भ से ही उत्पन्न हुए हैं। तो गर्भाशय जो है वो एक गर्भ का, वहां पर उसका पोषण होता है, और वो 9 महीने तक वहां पर उसे न्यूट्रिशन मिलता है और वो पूरा बड़ा होता है। 9 महीने तक पोषण उसको वहीं पर मिलता है, और वो धीरे धीरे हर महीने वो बढ़ता बढ़ता 9 महीने पे उसकी मैच्योरिटी होती है। अभी हम बात करेंगे कि जो यूट्रस होता है उसका शेप कैसा होता है। तो जो नॉन प्रेग्नेंट होता है, यानी कि उसमें प्रेगनेंसी नहीं होती है, तब उसका शेप एक पैर के समान होता है, यानी नाशपति के जैसा उसका आकार होता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो गर्भाशय होता है वो जब नॉन प्रेगनेंसी की बात कर रही हूँ, उसके बाद जब वो प्रेगनेंसी में उसका शेप चेंज हो जाता है, तो 12 वीक तक, यानी कि 3 मंथ्स तक अगर हम देखें तो उसका शेप ग्लोब्यूलर हो जाता है, यानी कि गोल बॉल के समान हो जाता है। और उसके बाद जब पूरा 9 मंथ्स हो जाता है, यानी टर्म प्रेगनेंसी हो जाता है, तब उसका जो शेप होता है वो स्फेरिकल हो जाता है, यानी कि स्फीयर शेप का हो जाता है। तो इस तरह से पूरे के पूरे वो उसके चेंजेस होते रहते हैं, और फिर जब डिलीवरी होने के बाद फिर वो वापस अपनी नॉर्मल साइज पर आ जाता है। उसको टाइम लगता है 40 डेज, लेकिन फिर वो धीरे धीरे इस तरह से अपने शेप में आ जाता है। अभी हम उसको बात करेंगे कि उसका पोजीशन कैसे होता है। तो उसका पोजीशन एंटी वर्टेड होता है, यानी आगे से वर्टेड, मतलब आगे से थोड़ा टिल्टेड होता है। एंटी वर्टेड होता है और एंटी फ्लेक्स्ड होता है। क्यों? कि वो एक एंगल बनाता है, जो इंटरनल ओस होता है उसके ऊपर वो एक फ्लेक्स बनाता है, यानी कि वो आगे से थोड़ा टिल्टेड होता है, वो उसे नॉर्मल बोला जाता है। उसका शेप अगर चेंज हो जाता है कभी कभी तो वो एक डिजीज होता है, उसे प्रोलैप्स बोलते हैं फिर। और जो गर्भाशय का जो है वो 3 लेयर्स होते हैं। जैसे एग्जाम में कभी पूछा जाता है कि इसके लेयर्स कौन कौन से होते हैं, तो जो सबसे बाहर वाला जो लेयर होता है उसे हम पेरीमेट्रियम बोलते हैं, पेरीमेट्रियम। फिर बीच का लेयर आता है, बीच के लेयर को हम मीसोमेट्रियम बोलते हैं। मीसोमेट्रियम जो होता है वो सबसे मजबूत उसका जो यूट्रस का पार्ट होता है, और जो गर्भाशय के अंदर जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी कि जब बच्चे को बाहर निकालना होता है, तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो होता है वो मीसोमेट्रियम होता है। और उसके बाद होता है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम यानी कि अंदर की लाइनिंग। तो अंदर की लाइनिंग जो होती है वो बहुत थिन होती है, पतली होती है। और अंदर की जो लाइनिंग होती है उसका काम क्या होता है कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है
तो वो पूरा का पूरा अंदर का जो पूरा पड़ होता है लेयर, वो पूरा का पूरा बाहर आ जाता है और वो ब्लीडिंग के स्वरूप बाहर आता है। और वो हर महीने किसी भी लेडी को वो पूरा का पूरा श्रेड हो जाता है, यानी कि जो एंडोमेट्रियम है वो पूरा बाहर आ जाता है, पूरा बाहर निकल जाता है और फिर नया एंडोमेट्रियम बनता है। और कभी कभी एंडोमेट्रियम की साइज मोटी हो जाती है, तो मोटी होने से वो ज्यादा निकलेगा बाहर, तो इस वजह से हैवी पीरियड्स होते हैं और काफी सारा ब्लड निकल जाता है शरीर में से बाहर। वो भी एक डिजीज माना जाता है कि कभी कभी एंडोमेट्रियम थिक बनता है, तो वो हमारे लाइफस्टाइल, फूड, हमारा थिंकिंग उस पर डिपेंड करता है और कई बार वो डिजीज हो जाता है तो फिर उसको ट्रीट करना पड़ता है। अभी हम आगे बात करेंगे कि यूट्रस जो है उसको हम कौन सा ऑर्गन बोलेंगे, यानी कि वो कहाँ पर सिचुएटेड है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि बॉडी के अंदर सिचुएटेड है, लेकिन वो दोनों स्टेज में अलग अलग पोजीशन पे आता है, यानी कि जब वो नॉन प्रेग्नेंट होगा और प्रेग्नेंट होगा तो दोनों में उसकी पोजीशन चेंज होती है। तो जब नॉन प्रेग्नेंट होता है तो वो पेल्विक पार्ट में होता है, पेल्विक यानी एब्डोमेन के नीचे श्रोणी पार्ट में होता है। और जब प्रेगनेंसी होती है तो वो धीरे धीरे वहां से बढ़ता 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 9 मंथ्स में जब होता है तो वो पूरा एब्डोमिनल कैविटी के अंदर आ जाता है। तो यानी कि ये दोनों की पोजीशन में डिफर होता है। जब नॉन प्रेगनेंसी के अंदर वो पेल्विक एरिया में होता है और प्रेगनेंसी में 9 मंथ्स के दौरान वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर आ जाता है। इसी वजह से क्या होता है कि जब प्रेगनेंसी उठती है तो प्रेगनेंसी में वो हमारे स्टमक के ऊपर भी वो रिफ्लेक्सेस डालता है, यानी कि वो कंट्रैक्शंस आते हैं। और स्टार्टिंग की जो 3 मंथ्स होते हैं उसके अंदर प्रेग्नेंट लेडी को काफी सारी वॉमिटिंग वगैरह होती है, क्योंकि वो बार बार स्टमक के ऊपर इरिटेशन करता है और फिर वहां पर मेडिसिन लेनी होती है। अभी हम बात करेंगे, ये हो गया हमारा यूट्रस का भाग। कभी कभी क्या होता है कि यूट्रस ऐसे ट्रायंगल शेप में होता है, तो जो ऊपर का जो पार्ट होता है उसके अंदर कभी कभी एक नॉच हो जाता है, तो ये डिफॉर्मेटिव होती है, ये बाय बर्थ होता है। तो उसके अंदर बीच में नॉच होने की वजह से वो शेप पूरा हार्ट शेप बन जाता है। यूट्रस जो ट्रायंगल शेप होता है वो पूरा हार्ट शेप बन जाता है, बीच में एक नॉच आ जाता है, तो उसे हम बाई कॉर्नेटेड यूट्रस बोलते हैं। बाई कॉर्नेटेड यूट्रस जो होता है वो 1000 महिला में किसी एक को होता है, और इसमें क्या होता है कि गर्भाशय 2 हो जाते हैं, यानी कि वो बाइफरकेट हो जाता है, बाई कॉर्नेटेड, यानी उसका जो ऊपर का जो पार्ट होता है वो बाय हो जाता है, यानी 2 हो जाता है, तो उसे 2 यूट्रस बोलते हैं। उसमें एक ये साइड और एक ये साइड, इस तरह से वो 2 भाग में विभाजित हो जाता है, यानी ऊपर का पार्ट होता है लेकिन वो बाकी का नीचे का सेम रहता है, उसे बाई कॉर्नेटेड यूट्रस बोलते हैं। वो भी एक डिफॉर्मेटिव है, लेकिन वो सर्जरी से उसको जिस एंगल पे होता है उसके हिसाब से उसकी सर्जरीज वगैरह होती है। अभी हम बात करेंगे कि उसकी फैलोपियन ट्यूब्स, तो फैलोपियन ट्यूब 2 होती है। फैलोपियन ट्यूब जो होती है उसकी साइड में ओवरीज लगी हुई होती है। अभी हम बात करेंगे कि फैलोपियन ट्यूब्स क्या महत्व रखती है। सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो फैलोपियन ट्यूब्स का होता है, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब्स में फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि जब अब एक ओवम, एक अंडा और एक स्पर्म जब मिलते हैं तो उसे हम जाइगोट बोलते हैं, उसे फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो फर्टिलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो फैलोपियन ट्यूब में होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। फर्टिलाइजेशन कभी भी यूट्रस में नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन हमेशा फैलोपियन ट्यूब में होता है। तो फैलोपियन ट्यूब 2 होती है, और फैलोपियन ट्यूब की नलिका जो होती है वो हमारे बाल से भी पतली होती है, हमारा हेयर की जो थिकनेस है उससे भी पतली होती है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब जो है उसके 4 पार्ट में उसको डिवाइड किया है। सबसे फर्स्ट वाला जो पार्ट है उसको इंटरस्टिशियल पार्ट बोलते हैं, वो काफी नैरो होता है, और ये जो 1.2 सेंटीमीटर के आसपास उसकी लेंथ होती है। इसके बाद जो पार्ट आता है उसे इस्मस बोलते हैं। इस्मस जो होता है वो क्या काम करता है, वो भी इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वो 3 to 4 सेंटीमीटर का पार्ट होता है। और जब कोई उसको ट्यूबेक्टोमी, यानी कि जैसे हमने वहां पे देखा था कि जब हम फैमिली प्लानिंग करते हैं तो वैसेक्टोमी करते हैं, यानी कि वैस डिफरेंस को कट कर देते हैं। तो यहाँ पर जो पार्ट को कट करते हैं, फीमेल जो फैमिली प्लानिंग के लिए ऑपरेशन होता है उसे हम ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। तो जो फैलोपियन ट्यूब्स होती है उसको कट किया जाता है। तो यहाँ पर ये जो सेकेंड पार्ट होता है जिसे हम इस्मस बोलते हैं, तो ये इस्मस पार्ट को कट कर देते हैं और उसे हम ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। वहां पर वैसेक्टोमी बोलते हैं मेल में, और फीमेल में हम उसे ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं, क्योंकि वो ट्यूब को कट कर देते हैं। ये पार्ट जो होता है ये 3 to 4 सेंटीमीटर होता है, इसीलिए वो स्पेस ज्यादा मिलता है कट करने के लिए।
तो यहाँ पर उसको कट कर देते हैं, तो वो ट्यूबेक्टॉमी कहा जाता है। उसके बाद वाला जो पार्ट आता है उसे हम एम्प्यूला बोलते हैं, वो 5 सेंटीमीटर का होता है। उसमें क्या है, फर्टिलाइजेशन जो होता है वो ये पार्ट में होता है, एम्प्यूला ऑफ फैलोपियन ट्यूब। ऐसा इंपॉर्टेंट होता है, याद रखना होता है। तो फैलोपियन ट्यूब के भी एम्प्यूला पार्ट में होता है, और उसके आगे जो होता है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, उसे फिम्ब्रिया बोलते हैं। उसे इन्फंडिब्यूलम भी बोलते हैं, जो पार्ट होता है उसे, और उसके पास ऐसी फिंगर लाइक हमारी हाथ की जो उंगलियां हैं वैसे प्रोजेक्शंस होते हैं वहां पर, और उसके साथ तुरंत वो जो ओवरी होती है वो लगी हुई होती है। अभी आते हैं मेन पार्ट पे। तो जो मेन पार्ट जो है, जो सक्रिय एक्टिव पार्ट जो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वो ओवरी है। वहां पर मेल में हमने देखा वो टेस्टिस था, और यहाँ पर है ओवरी। इसको हम रिलेट कर सकते हैं इसी तरह से। तो ओवरीज जो है वो क्या काम करती है, फीमेल के अंदर ओवरीज जो है उसके मुख्य 2 कार्य होते हैं। वो पहला कार्य जिसका है वो है रिलीजिंग ऑफ ओवम। ओवम यानी कि अंडा, उसको अंडा बोलते हैं हम, या तो फिर हम उसको ओवम बोलते हैं, या तो फिर हम उसको oocyte भी बोलते हैं, या एग बोलो। इन शॉर्ट अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझे तो उसे हम अंडा बोलते हैं। तो अंडा का प्रोडक्शन करता है वो, और दूसरा काम उसका होता है कि वो 2 हार्मोन्स को रिलीज करता है। मेल में हमने देखा था वो एक ही हार्मोन को रिलीज करता है, टेस्टोस्टेरोन। यहाँ पर 2 हार्मोन को रिलीज करता है, क्योंकि यहाँ पर उसके 2 कार्य हैं। पहला है ईस्ट्रोजन और दूसरा है प्रोजेस्टेरोन। ईस्ट्रोजन क्या काम करता है, ईस्ट्रोजन जो होता है वो जो पीरियड्स होते हैं उसका जो पूरा प्रोलिफरेटिव स्टेज होता है उसको वो रेगुलेट करता है। और प्रोजेस्टेरोन है वो प्रेगनेंसी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रेगनेंसी का प्रोजेस्टेरोन का लेवल ठीक होने की वजह से प्रेगनेंसी होती है, अदरवाइज उसका लेवल ड्रॉप हो जाता है तो प्रेगनेंसी नहीं रहती है। तो वो 2 इस तरह के 2 हार्मोन्स को रिलीज करता है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। अभी हम बात करेंगे कि जो जाइगोट होता है वो कैसे बनता है, और उसकी पूरी प्रक्रिया हम समझेंगे। अभी क्या होता है कि एक राइट होता है, एक लेफ्ट होता है। तो एक मंथ में राइट ओवरी होता है, वो अंडा बनाता है, और जैसे जनवरी में राइट ने अंडा बनाया तो फरवरी में लेफ्ट ने अंडा बनाया। इस तरह से दोनों जो अलग अलग होते हैं वो अपने अपने कार्य से हर मंथ में एक एक ओवम को रिलीज करते हैं। अभी अंडा क्या करता है, अंडा जो होता है, ओवम जो होता है वो, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता तो इसकी वजह से क्या होता है, वो मूव नहीं कर सकता। वहां पर हमने मेल में क्या देखा था कि जो स्पर्म होते हैं उसका हेड होता है और एक टेल होती है, और स्पर्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया से वो जनरेट करता है, यानी कि आगे जाता है, भागता है वो, उसके अंदर मोटिलिटी होती है। लेकिन यहाँ पर इसके जो सेल्स होते हैं उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होने की वजह से वो मूव नहीं कर सकता, वो अपने आप से मूव नहीं कर सकता, तो उसको किसी न किसी की हेल्प चाहिए। इसीलिए जैसे वो ओवरी में अंडा जब बन जाता है तो वो अंडा आगे जाने के लिए उसको फिम्ब्रियाज, जो मैंने आपको बताया फैलोपियन ट्यूब में जो लास्ट पार्ट है इन्फंडिब्यूलम, वहां पर फिम्ब्रियाज होते हैं, यानी कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। तो वो उसको ऐसे ग्रैब कर लेते हैं और फिर वो आगे फैलोपियन ट्यूब में हो जाता है। फैलोपियन ट्यूब के अंदर की जो रचना होती है वहां पे सीलियाइज होते हैं, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, हमारे बाल जैसे होते हैं वहां पे वैसे छोटे छोटे प्रोजेक्शंस होते हैं। तो वो अंडे को और आगे लेकर जाते हैं। अभी बस अंडे को वहीं तक जाना है, उससे आगे नहीं जाना है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन वहीं पर होना है। फिर उसके बाद जो स्पर्म्स होते हैं, स्पर्म्स को मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया जैसे कि वो बहुत सारे मिलियंस होते हैं और उसकी मोटिलिटी ज्यादा होती है, वो बहुत मूव करते हैं, बहुत फास्ट मूव करते हैं, और वो बहुत सारी संख्या में होते हैं। और जो फीमेल का होता है वो एक ही अंडा होता है, केवल एक ही अंडा होता है। तो वो पूरा का पूरा जो ओवम बन जाता है और वो सेकेंड पार्ट में आ जाता है जो मैंने आपको बताया, एम्प्यूला पार्ट में। और फिर जब जो स्पर्म अंदर आते हैं तो वो वेजाइना के थ्रू आते हैं और वो यूट्रस के अंदर आते हैं। फिर जब यूट्रस के अंदर आते हैं तो वो राइट में भी जाते हैं, लेफ्ट में भी जाते हैं, और बाकी का है जो ट्राइंगल पार्ट जो यूट्रस का ऊपर है वहां पर भी जाते हैं, यानी कि वो हेड फंडस पार्ट में भी आते हैं। लेकिन मैंने आपकी उसकी जो आयु बताई थी उस हिसाब से वो आगे जाते हैं, फिर उसके बाद मर जाते हैं। लेकिन जो ओवम जो तैयार हो गया है, जो एग तैयार हो गया है, तो एग के साथ जो भी स्पर्म मिलेगा तो वो तुरंत उसका प्रोजेक्शन अंदर उसको टच करेगा, तो उसकी न्यूक्लियाई वो अंदर एम्बेड कर देगा, यानी कि वो उसकी न्यूक्लियाई अंदर चली जाएगी ओवम के अंदर, तो वो तुरंत वहां से एक कवरिंग बना देगा। और जैसे कवरिंग बनाएगा तो वो पूरा फर्टिलाइज हो गया, यानी कि वो
पूरा हैच हो गया, और अभी हैच होने की वजह से वो एक पूरा एक सब्सटेंस बन गया, उसको हम जाइगोट बोलते हैं। जाइगोट की यानी कि वो जो फर्स्ट, हम जब हमारा फर्स्ट इनिशियल हमारा जो ठिकाना है, जो हम पहले बने हैं, हम सभी मनुष्य उसी तरह से पैदा हुए हैं, तो एक जाइगोट बन गया। अभी जाइगोट क्या करता है कि जो एम्पुला पार्ट में आया, एम्पुला से वो धीरे धीरे और आगे जाएगा, इस्मस में आएगा। इस्मस में आने के बाद वो इंटरस्टिशियल जो नर्व्स होती है हमारी, उसके अंदर जो नैरो पार्ट होता है उसके अंदर आएगा, उसके बाद फिर वो तुरंत यूट्रस में आ जाएगा। अभी वो एम्बेड कहाँ पर होगा? एम्बेड यानी कि वो एक जगह पर स्थिर हो जाएगा, उसका पोजीशन ले लेगा, मतलब वहां पर से वो फिक्स हो जाएगा, उसको एम्बेड बोलते हैं। तो एम्बेड वो कहाँ पर होगा? वो यूट्रस में आके एम्बेड होगा, वो फैलोपियन ट्यूब पे एम्बेड नहीं होगा, वो आएगा यूट्रस में, और यूट्रस में वो जाइगोट एम्बेड हो जाएगा, यानी कि वो वहां पर स्थिर हो जाएगा, वहां पर अपना ठिकाना बना लेगा, और वहां पर एक उसको वहां पर वो यूट्रस के साथ चिपक जाता है। तो जहां से वो चिपकता है उसे हम प्लेसेंटा बोलते हैं। वो फिर वो मदर में से वो पूरा उसका जो न्यूट्रिशन है वो 9 मंथ्स तक वो वहां से खींचता है, ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, उसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ब्लड होता है, वो सब का जो आप्ले होता है वो प्लेसेंटा से होता है। अभी क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो फैलोपियन ट्यूब है वो एम्बेड हो जाता है कभी कभी फैलोपियन ट्यूब के अंदर। तो फैलोपियन ट्यूब तो मैंने जैसे आपको बताया बाल जैसी होती है, एकदम पतली सी, तो उसके अंदर अगर एम्बेड हो जाएगा तो वो कितनी मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है, और वो जैसे जैसे एम्बेड होगा, एम्बेड होने की वजह से वो वहां पर ग्रोथ होगा उसका, तो वन वीक, 2 वीक्स, 3 वीक्स ऐसे करके वो बड़ा होता है, और वो जगह वहां पर नहीं होती फैलोपियन ट्यूब में, तो वो बड़ा होने की वजह से कई बार क्या होता है कि वो फैलोपियन ट्यूब फट जाती है, तो वो एक मेडिकल इमरजेंसी होती है। मेडिकल इमरजेंसी की वजह से वो पेशेंट कभी कभी मर भी जाता है, और शॉक में भी वो चला जाता है, वो कोमा में भी चला जा सकता है। इसीलिए इस काफी सारे सेलिब्रिटीज भी इस तरह की बीमारियों से मर गए हैं, और अभी तो काफी सारी न्यू टेक्नोलॉजीज आ गई है, तो तुरंत के तुरंत पता चल जाता है कि सोनोग्राफी करवाते हैं तो पता चल जाता है कि वो प्रेगनेंसी है, लेकिन वो दिख नहीं रही है सोनोग्राफी में, यानी कि वो कहीं और जाकर उसने एम्बेड हो गई है वो, और वो एम्बेड होती है फैलोपियन ट्यूब में, या यूट्रस में हो सकती है या फैलोपियन ट्यूब में, ये 2 ही जगह पर हो सकती है। तो तुरंत फिर वो सोनोग्राफी से पता चल जाता है कि ये फैलोपियन ट्यूब में है, और तुरंत उसको फिर ऑपरेशन करके निकालना होता है। तो ये भी एक गंभीर समस्या होती है, और इसकी वजह से भी काफी सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अभी हम बात करेंगे कि जो फैलोपियन ट्यूब होती है वो जैसे मैंने आपको बताया, तो फिर उसको तुरंत काट के निकाल देना पड़ता है, या तो फिर वो पूरा यूट्रस ही बाहर निकाल देना पड़ता है, ये बहुत इमरजेंसी हो जाती है कभी कभी। और इसके बाद हम यूट्रस का देखेंगे कि वजन कितना होता है। जो पूरा यूट्रस होता है उसका वजन होता है 50 to 80 ग्राम्स, यानी कि नॉर्मल अगर हम पकड़े बीच का रेंज तो 60 ग्राम्स तक हम उसको पकड़ सकते हैं, नॉन ग्रेविड यानी कि जिसमें प्रेगनेंसी नहीं है। और जब प्रेगनेंसी होती है, मतलब बच्चा अंदर रुक जाता है, और उसके बाद वो धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता वो 900 to 1000 ग्राम्स तक उसका वजन बढ़ जाता है। इतना कैपेसिटी होता है उसका, और इतना इलास्टिसिटी होता है। सोचो कितनी अद्भुत बात है कि इतना बड़ा हो गया वो, उसके बाद वो उसका डिलीवरी होता है 9 मंथ्स तक, यानी वो इस प्रोसेस के अंदर पूरा 10 kgs ऑफ वेट बढ़ता है, पूरा 10 kgs वेट। ये कितनी अद्भुत रचना है भगवान की। और इसके बाद क्या होता है कि जैसे कि हमने देखा आगे कि वो जो पूरा 9 मंथ्स तक उसका जो न्यूट्रिशन होता है वो सारा प्लेसेंटा से मिलता है, और धीरे धीरे फिर वो डिलीवरी जो होती है वो पूरा आप देखो तो नॉर्मल होती है, और कभी कभी जब सर्विक्स जो एक्सपैंड नहीं होता, यानी कि उसका कंट्रैक्शन नहीं होता, तो फिर आर्टिफिशियल डिलीवरी करवाना पड़ता है, यानी सिजेरियन सेक्शन बोलते हैं हम उसको, तो वो फिर करवाना पड़ता है। वो भी आजकल तो बहुत कॉमन हो गया है, क्योंकि ये एक फैशन हो गया है कि किसी को भी नॉर्मल पेन नहीं लेना है, तो वो प्लान जो सर्जरीज है वो करवा लेते हैं कि हमें अच्छी सी डेट देख के, अच्छा सा मुहूर्त देख के वो फिर उस तरह से डिलीवरीज करवाते हैं, और वो LSTS बोलते हैं, यानी कि उसको सिजेरियन सेक्शन बोलते हैं, यानी कि ऑपरेशन से वो डिलीवरीज करवाते हैं।
अभी हम आते हैं एक और टर्मिनोलॉजी पे, मेनार्की। मेनार्की किसे बोलते हैं, ये भी हम कई बार सुनते हैं कि मेनार्की। तो मेनार्की जो होता है वो 10 से लेके 14 साल तक की जो लड़कियां होती है, जब वो मेंस्ट्रुअल साइकिल में आती है तो उसे मेनार्की बोलते हैं, यानी कि वो प्यूबर्टी स्टेज पर आ गई, यानी कि अब वो सक्षम है कि वो एक अपने जैसे ऑफस्प्रिंग को पैदा कर सके, उसे मेनार्की बोलते हैं। दूसरा आता है मेनोपॉज। मेनोपॉज यानी कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हो जाता है, तो जब खत्म हो जाता है उसे हम मेनोपॉज बोलते हैं। मेनार्की यानी जब स्टार्ट होता है, उसको प्यूबर्टी भी बोल सकते हैं, लेकिन उसका स्पेसिफिक नाम दिया हुआ है कि मेनार्की। और मेनोपॉज यानी कि जब वो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो खत्म हो गया, यानी कि अब उसको साइकिल उसका नहीं होता है, यानी कि फिनिश हो गया वो। और ये 45 एज के आसपास हो जाता है, जब मेनोपॉज जो बोलते हैं वो 45 एज के आसपास हो जाता है। और इसमें भी कभी कभी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल जाने वाला होता है तो उसमें उसके रिलेटेड भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, यानी कि कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से मेनोपॉज में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, और कई बार यूट्रस को निकाल भी देना पड़ता है। और जो कैंसर जो होता है वो भी इसके रिलेटेड हो सकता है। और आजकल ये सबसे ज्यादा प्रचलित देखा जा रहा है कि काफी सारे लोगों को इस तरह से कैंसर हो रहे हैं। तो हमारे यहाँ पर क्या सिस्टम होता है कि जैसे कि एक लेडी है, तो उसको अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो हमारी मानसिकता यही होती है कि हम एक उसको लेडी को ही दिखाओ आप, लेकिन जेंट्स को कोई मतलब नहीं है उसको कि आप एक जेंट्स को लेकर जाता है तो उसे अच्छा नहीं मानते हैं हमारे यहाँ पे। लेकिन ये अब चीजों को हमें समझना है कि जैसे आपकी माता है या आपकी चाची है या कोई भी एल्डरली पर्सन है जो मेनोपॉज में है, और मेनोपॉज की वजह से अगर उन्हें कोई तकलीफ हो रही है, तो कोई भी इंसान बेटा है तो वो भी लेकर जा सकता है। ये मेंटेलिटी हमें चेंज करना है कि वो एक मदर को है तो वो कोई औरत ही लेके जा सकती है, ऐसा नहीं है। जैसे मेल को औरत की जरूरत होती है, औरतों को भी मेल की जरूरत होती है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है सभी, और सभी को अपने मिलजुल कर उस प्रॉब्लम को हमें बाहर आना है और एक अच्छी सोसाइटी का निर्माण करना है। और ये चीजों को हम हमारे जो कल्चर में है हम उसे अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन इस प्रॉब्लम होती है। और हमें माता है जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उनको भी इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, तो हमें ये चीजों को समझना है और हमें उन्हें मदद रूप होना है, नहीं कि हम उन्हें उस नजरिए से देखें कि भाई ये हमारे सब्जेक्ट नहीं है। इस तरह से हम हमारे बच्चों को भी बड़ा करें, बेटों को भी बेटियों को भी, कि वो सारी चीजों को समझे और उसे एक मानसिकता के रूप में नहीं, लेकिन एक प्रॉब्लमेटिक रूप को लेकर हम उसका निवारण करें। अभी हम थोड़ी डिजीज के बारे में बात करेंगे कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स होती हैं उसके रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। तो आजकल मेन जो प्रॉब्लम होता है वो सर्वाइकल कैंसर होता है। सर्वाइकल कैंसर यानी कि जो वेजाइना के नीचे जो पार्ट होता है, उसको हम वहाँ पर जो कैंसर होता है उसे हम सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं, और ये बहुत देखा जा रहा है आजकल। ये बहुत कॉमन हो गया है और बहुत सारी लेडीज को ये वेजाइनल सर्वाइकल कैंसर होता है। इसे सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं, लेकिन ये है एक्चुअली फीमेल रिलेटेड रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही एक ऑर्गन होता है। इसके अंदर क्या होता है कि एक वायरस होता है, उसे हम HPV बोलते हैं, यानी कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस दो होते हैं, एक होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस 16 और एक होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस 18। तो ये दो वायरस क्या करते हैं कि वहाँ पर जो ऑन्कोलॉजिकल जो डिफॉर्मिटीज होती है वो वहाँ पर पैदा करते हैं और वहाँ पर कैंसर उत्पन्न हो जाता है। लेकिन आजकल लेटेस्ट जो हमारी मेडिकल रिसर्चेस ने इसकी वैक्सीन को ढूंढ निकाला है, और अगर हम अर्ली एज में अगर हम वैक्सीनेशन करवा देते हैं तो ये सारी चीज़ों को हम ओवरकम कर सकते हैं। इसके अंदर मेन लक्षण क्या होता है कि जब मेनोपॉज होता है तो कई बार 40 इयर्स में पीरियड्स चले जाते हैं, और फिर उसके बाद अचानक से 6 महीने 8 महीने के बाद एकदम हैवी ब्लीडिंग होता है। तो ये एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट लक्षण है कि आप उसको तुरंत इन्वेस्टिगेट करो। अगर आपको मेनोपॉज हो रहा है तो आप उस चीज को तुरंत इन्वेस्टिगेट करो कि ये मेनोपॉज हुआ है, तो आप या तो हर 2 साल या 3 साल पे अपना रेगुलर मेडिकल चेकअप करवाएं या सोनोग्राफी करवाएं, और या तो गायनेक को दिखाएं कि
भाई हमें अंदर इंटरनली कोई प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं, क्योंकि ये धीरे 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 बहुत आराम से होता है और कोई भी लक्षण डिपिक्ट नहीं करता। जबकि वो लास्ट स्टेज में आता है तो पता होता है, तब हमारे पास कुछ भी उसको ट्रीट करने के लिए टाइम नहीं होता है। तो इस तरह से अगर आपको किसी भी लेडी को घर में भी अगर मेनोपॉज है और अचानक से उसको सीवियर ब्लीडिंग हो जाता है, हेवी ब्लीडिंग हो जाता है, तो आपको तुरंत घंटी बजनी चाहिए कि इस तरह के प्रॉब्लम हो सकता है। उसको तुरंत इवेल्युएट करना है, नहीं कि उसको दबा के बैठे रहो और आप घर में बैठे रहो और उसका कुछ नहीं करो, वो फिर आगे जाके बहुत घातक ही होता है। दूसरा हम बात करते हैं हमारे रेगुलर जो पेशेंट्स होते हैं, जो योग से रिलेटेड हम हैं, तो उसके हमारे पास काफी बार पेशेंट्स आते हैं कि पीरियड्स जो होते हैं वो लेट हो जाते हैं और पीसीओडीज बोलते हैं, यानी पॉलीसिस्टिक ओवरीज। ओवरीज जो होती है पॉलीसिस्टिक हो जाती है, यानी कि उसके अंदर सूजन आ जाती है और जो ओवम बनना चाहिए वो ओवम नहीं बनता। ओवम क्या होता है, उसके अंदर पानी भर जाता है और वो रप्चर नहीं होता। रप्चर नहीं होता तो वो मासिक जो पीरियड्स है वो नहीं आते और वो अंदर के अंदर ही वो काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है और वो भी एक डिजीज होता है, लेकिन जो हार्मोनल डिजीज होता है, तो इसके अंदर क्या करते हैं, हार्मोन की दवाई देते हैं तो ठीक हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे हार्मोन की दवाई हम देंगे तो वजन बढ़ता है, खाने की इच्छा नहीं होती और चटपटा खाते हैं, तो उसकी वजह से बॉडी के अंदर वाइटल जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो नहीं मिलते, उसकी वजह से काफी सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। और लास्ट में क्या होता है कि फिर आपको वो लड़कियों का बहुत तेजी से वजन बढ़ता है। तो अगर आप इस तरह की भी साधक हमारे पास आते हैं कि जो छोटी सी एज में अभी जस्ट उनको मेनार्की हुआ ही है और उनको उनकी जो साइकिल है वो पीरियड्स में नहीं आते और काफी वजन बढ़ रहा है उनका, तो तुरंत उनको बोले कि आप पहले सोनोग्राफी करवाएं। तो पीसीओडी अगर डिटेक्ट होता है तो तुरंत उसका ट्रीटमेंट चालू करें, नहीं तो एक बार जो अगर वेट गेन हो जाएगा तो उसको फिर हम रिड्यूस नहीं कर सकते। वो पूरा का पूरा इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। ये जब वजन बढ़ने लगता है तो बहुत इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, यानी कि एक बार गाड़ी आगे चली गई फिर रिवर्स में नहीं आती। फिर आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन उसको वजन वापस लाना वो बहुत बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है, क्योंकि वहाँ पर हम पूरा का पूरा एंडोक्राइन सिस्टम के साथ रिलेटेड होता है, वहाँ पर हॉर्मोन्स रिलेटेड है। हॉर्मोन्स रिलेटेड जब हम वजन को कम करते हैं तो वो बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। दूसरा आता है पोलिप्स। पोलिप्स यानी कि एक प्रोजेक्शन लाइक होता है, जो इंटरनल वॉल होती है उसका थिकनिंग हो जाता है, उसे हम पोलिप्स बोलते हैं। पोलिप्स भी काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, पीरियड स्किप हो जाते हैं, प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम करता है, इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स करता है वो आगे जाके। दूसरा आता है फाइब्रॉइड्स। सिस्ट होता है, उसको हम क्योर नहीं करते, हम उसको डायग्नोस नहीं करते, उसकी हम ट्रीटमेंट नहीं करते, तो आगे जाके बड़ा बन जाता है, वो फाइब्रॉइड बन जाता है, यानी कि और बड़ा बन जाता है। फाइब्रॉइड में क्या होता है कि वो जैसे बड़ा होता है तो फिर धीरे धीरे उसके अंदर भी कैंसर हो सकता है, उसे तुरंत इन्वेस्टिगेट करना होता है कि ये फाइब्रॉइड किस चीज का है। ज्यादा करके फाइब्रॉइड जो होता है वो सिंपल होता है, उसमें ज्यादा कैंसरस जीवाणु नहीं होते, लेकिन उसको फिर भी 1% 2% होता है, तो उसको इवेल्युएट करना जरूरी होता है। दूसरी बात मैंने आपको बताया, पॉलीसिस्टिक ओवरीज जो होती है वो एक डिजीज होता है, वो डिजीज बन जाता है, वजन बहुत तेजी से बढ़ता है और कुछ नहीं खाने की भी वजह से भी वजन बढ़ता है उसके अंदर। दूसरा आता है यूट्राइन कैंसर। तो यूट्रस के अंदर भी कैंसर हो जाता है, लेकिन ये भी बहुत कम मात्रा में देखा जाता है, वो सर्वाइकल कैंसर के जितना फास्ट नहीं होता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि हिस्टेक्टॉमी। हिस्टेक्टॉमी क्या बोलते हैं कि कभी कभी जैसे फाइब्रॉइड बन गया, या तो फिर यूट्राइन कैंसर हो गया, या तो पोलिप हो गया, या तो आपका कोई पोलिप हो गया, सिस्ट बन गया यूट्रस के अंदर, उसकी वजह से काफी पीरियड्स जा रहे हैं, पीरियड्स ज्यादा जा रहे हैं, हैवी पीरियड्स जा रहे हैं, उसकी वजह से ब्लड लॉस हो जाता है, तो कभी कभी पेशेंट शॉक में भी चला जाता है, हीमोग्लोबिन 5 तक हो जाता है, तो फिर तुरंत ब्लड इन्फ्यूजन देना पड़ता है। ये मेडिकल इमरजेंसीज होती है। तो इसमें क्या करते हैं कि जब बच्चे की जरूरत नहीं होती, यानी कि जो बच्चे हो गए, वो प्रोडक्शन पीरियड खत्म हो गया, उसके बाद ये प्रॉब्लम्स होते हैं, तो हम फिर उसको निकलवा देते हैं, पूरी यूट्रस को बाहर निकाल देते हैं, मतलब उसकी जरूरत नहीं होती है, तो हम उसे हिस्टेक्टॉमी बोलते हैं। हिस्टेक्टॉमी पार्शियल भी होता है और पूरा कंप्लीट हिस्टेक्टॉमी भी होता है। तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी होती है जिसमें पूरा का पूरा यूट्रस को बाहर निकाल देते हैं।
तो इस तरह से मैंने आज आपको पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताया कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, उसके कौन कौन से मुख्य अंग होते हैं और वो कैसे काम करता है, उसके रिलेटेड डिजीज बताया मैंने आपको। और जो मैंने आपको पॉलीसिस्टिक ओवरीज बताई, पीसीओडीज बताया, उसके अंदर भी जो हमारे आसन है, हार्मोन अगर हमें नहीं लेना है तो हार्मोन से क्या होगा, फिर वजन बढ़ जाएगा, तो हमें उस तरफ नहीं जाना है। और जो फाइब्रॉइड्स होते हैं, बॉडी के अंदर फाइब्रॉइड भी हो गए, तो फाइब्रॉइड भी बहुत ज्यादा कैंसरस नहीं होते हैं। अगर आप इवेल्युएट करते हो, अगर सिंपल फाइब्रॉइड्स हैं तो ऑपरेशन के लिए नहीं जाए, मेरी सलाह यही है कि ऑपरेशन ना करवाएं और आप उसको योग से ट्रीट कर सकते हैं। योग के अंदर 100% उसका रिजल्ट हमें मिलता है। अगर हम प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम से काफी सारा जो फाइब्रॉइड होता है वो डिसॉल्व हो जाता है। और हम जब प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, प्रत्याहार करते हैं, योग निद्रा वगैरह करते हैं, धारणा ध्यान, समाधि तक हम नहीं पहुंच सकते लेकिन धारणा ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, प्रेक्षा ध्यान करते हैं, कायोत्सर्ग, रिलैक्सेशन टेक्निक्स जो हम यूज करते हैं, उसकी वजह से हमारा जो माइंड है उसको कूलिंग इफेक्ट मिलता है। हमारे माइंड के अंदर डोपामाइन जो हार्मोन होता है वो सिक्रीट होता है और उस हैप्पी हार्मोन बोलते हैं हम उसे, तो सेरोटोनिन सिक्रीट होता है और उसकी वजह से जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है वो काफी हद तक क्योर हो जाता है, कोई मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं होती है। और ये पीसीओडीज, पीसीओएस जितने भी रिलेटेड डिजीज है वो बहुत हद तक हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं विदाउट टेकिंग स्टीरॉइड्स और विदाउट टेकिंग हार्मोन्स, और हम वजन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये एक योग का बहुत अच्छा माध्यम है जिसकी वजह से हम मेडिसिन और सर्जरी की अवॉइड करके हम योग की तरफ अपनाएंगे तो हम काफी सारी डिजीज को हम इवेल्युएट कर सकेंगे और हम उससे दूर रह सकेंगे। और हम नेचर के थ्रू, नेचर के जितने करीब रहेंगे उतने हम डिजीज से भी दूर रहेंगे। इसके साथ मैं अपनी वाणी को आज विराम दूंगी। थैंक यू सो मच। सर आपको कुछ पूछना है? सर आपको कुछ पूछना है? जी डॉक्टर साहब, मैंने ये पूछना था कि अगर किसी को टीबी हो जाती है तो उसके इस प्रजनन पर कुछ दिक्कत आती है? क्या हो जाता है सर? टीबी की एक टीबी? हाँ जी हाँ जी। हाँ सर, होता है इसमें टीबी भी, ट्यूबरक्लोसिस। तो उसके रिलेटेड हमें अगर देखते हैं कि यूट्रस की कौन सी एज में हुआ है, वो अगर अर्ली एज में है और उसकी शादी नहीं हुई है तो फिर हम 9 मंथ्स का उसका कोर्स होता है, डॉग करके बोला जाता है वो, तो वो गवर्नमेंट की तरफ से फ्री होता है। और आपको किसी भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में अगर चले जाते हैं तो डॉट ट्रीटमेंट बोलते हैं उसको, तो वो डॉट ट्रीटमेंट से वो फ्री हो जाता है, उसका इलाज 9 मंथ्स तक आपको वो दवाइयाँ देते हैं और उसको क्योर हो जाता है। लेकिन अभी मोदी जी ने एक और उसके अंदर नया उसमें एक प्रोग्रामिंग लाए हैं वो डॉट को, तो 9 मंथ्स की जगह पर उन्होंने उसको और शॉर्ट कर दिया है, वो 3 मंथ्स के अंदर पूरा उसका ट्रीटमेंट हो जाता है। तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में उसकी सारी जानकारी आपको मिलती है और किसी डॉक्टर के पास भी आप चले जाओगे तो वो भी आपको फ्री ट्रीटमेंट देगा, वो आपको बताएगा। मेरे यहाँ भी पेशेंट्स आते हैं, मैं उनको फ्री करवा देती हूँ, वो मेडिसिन दे के जाते हैं और वो हमें हर वीक उनको पेशेंट्स को देना होता है। तो सर्जरी के बिना ठीक हो सकता है सर। और अगर वो एज रिलेटेड हो कि जैसे कि वो उसकी एज ज्यादा है और यूट्रस की जरूरत नहीं है तो फिर हम हिस्टेक्टोमी करवा सकते हैं। हिस्टेक्टोमी करवाने के बाद भी वो डॉट ट्रीटमेंट लेना होता है क्योंकि वो अगर कहीं पर कुछ जीवाणु रह गए हैं तो वापस नहीं हो जाए, इसकी वजह से डॉट ट्रीटमेंट भी देते हैं और सर्जरी भी करवा देते हैं सर। इसमें कंसीव में कोई दिक्कत आती है डॉक्टर साहब? यस सर, कंसीविंग में प्रॉब्लम होता है, उसकी ट्रीटमेंट करने के बाद कंसीव होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। धन्यवाद डॉक्टर जी। शुक्ला जी, धन्यवाद डॉक्टर पारू मैम को अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। आज का ये महासत्र भी काफी ज्ञानवर्धक रहा, जैसा कि टॉपिक था जैसे ईद होती है, जैसे होती है, उसके अंदर जो भी एक कार्यक्रम होता है उस कार्यक्रम के तहत जितना भी
जिस जिसकी जरूरत होगी उसके आधार पर आज के व्याख्यान से शायद मिल गया होगा। और जहाँ तक कि मैम ने लास्ट में बोला ना कि योग के माध्यम से भी हम जो है डिलीवरी मतलब नॉर्मल डिलीवरी तक हम लोग करवा सकते हैं। इस तरीके से ये एक योग को अपना करके अगर ऐसी अवस्था में लोग अपने लाइफ को मैनेज कर पाए तो ये बहुत ही सुंदर रास्ता है, बहुत ही सहज रास्ता है, जो आपके साथ मतलब अन्य बीमारियों को आमंत्रण नहीं देता है। क्योंकि जैसा कि डॉक्टर ने सारा कुछ बताया ही है कि जब सीजर ऑपरेट हो जाता है तो उसके बाद बहुत सारी और भी बीमारियां जो है ग्रसित कर लेती है बॉडी को। ऐसी स्थिति ना बने, उससे अच्छा है कि आप एक योग शिक्षक के सानिध्य में जो है अपने सीख करके आप जो है इस तरीके से अपने को नॉर्मल डिलीवर कराएं, तो इससे आपका स्वास्थ्य और अन्य बीमारियों से आप ग्रसित नहीं होंगे। तो ये बहुत ही मतलब एक समझने वाली बात है कि योग को जरूर जो है कहीं ना कहीं आप सीखें, और ये सभी के लिए जरूरी है, खासकर महिलाओं का और साथ ही पुरुष का, सबके लिए जरूरी है। तो ये स्वास्थ्य का सबसे बड़ा एक उपाय कह लो कि अगर स्वास्थ्य अपना मेंटेन रखना है तो हमें योग करना जरूरी है। योग शारीरिक मानसिक दोनों की जरूरत सभी को है। आज के इस महासत्र को हम लोग यहीं पर विराम देंगे। बहुत अच्छा व्याख्यान। और अब मैं आमंत्रित करूंगा भगवान दास जी को कि वो आए और डॉक्टर मैम का जो है साधुवाद करें, आभार व्यक्त करें, धन्यवाद करें और शांति पाठ करा के आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम दें। और मैं स्वयं में डॉक्टर देवनाथ शुक्ला, संस्थापक ऋषिकुल योगपीठ, तहे दिल से धन्यवाद प्रेषित करता हूँ डॉक्टर पारुल मैडम को। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत ही ज्ञानवर्धक रहा आज का वेबिनार, और उसके लिए मैं डॉक्टर साहब का नतमस्तक हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आइए आज वेबिनार को यहीं विराम देते हैं और शांति पाठ के लिए कमर गर्दन सीधा करते हैं, कोमलता से आंखें बंद करते हैं, गहरा लंबा सांस लें। ओम द्यो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों का दर्शन करें, कोमलता से आंखों पर स्पर्श करें। धन्यवाद। आज का वेबिनार यहीं विराम देते हैं। कल 7:30 बजे पुनः उपस्थित होंगे नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दें। धन्यवाद।